नमस्कार दोस्तों। कन्फेशन सन स्वीकृति को जड़ से समझने के लिए आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। और मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं जिससे उन्हें नोट करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि साइड में खड़ा हो जाऊं। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और क्योंकि देखिए कन्फेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एडमिशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कन्फेशन के बारे में कंफ्यूजन भी खूब है। तो उस कंफ्यूजन को अगर दूर करना है तो हमें कन्फेशन की जड़ से चलना पड़ेगा। और जड़ से हमें चलें तो उसके लिए आपको ये स्टोरी जरूर सुननी पड़ेगी। बिना इस स्टोरी को सुने आप कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते, कन्फेशन की जड़ को नहीं पकड़ सकते। दोस्तों, मेरी जो वीडियो आएंगी पहले 12 घंटे तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग देख सकते हैं इसको। उसके बाद केवल और केवल वो लोग देख पाएंगे जो मेंबर होंगे मेरे चैनल के। और मेंबर होने के लिए मेरे चैनल के लोगों के साथ जब वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल के लोगों के साथ में ज्वाइन लिखा हुआ होगा, ज्वाइन। तो जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तब आप मेंबर बनेंगे। और 12 घंटे के बाद केवल और केवल मेरी वीडियोस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देखनी है, आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप मत करिए। आप पहले 12 घंटे में ये वीडियो देख लीजिए, आराम से आप नोट कर लीजिए सारी बातें उसमें से। ये स्टोरी है 1937 की, 1937। इंडिपेंडेंट से पहले की बात है, स्वतंत्र भी नहीं हुआ था हमारा भारत, उससे पहले की बात है। और उस समय एक पकाला नारायण स्वामी ये नाम का एक व्यक्ति है, और दीवान ऑफ पिथापुर, ये आज की डेट में आंध्र प्रदेश में है। पिथापुर यहाँ के जो दीवान थे उस समय के, ये पकला नारायण स्वामी इस दीवान का सन इन लॉ था, दामाद था। अर्थात इन दीवान साहब की बेटी की शादी पकाला नारायण स्वामी से हुई थी। इन दीवान साहब का एक नौकर है, कुरी नुका राजू, ये नौकर है इनका, दीवान साहब का। हुआ ये कि जो पकाला नारायण स्वामी की वाइफ है, इसने इस जो पियोन है, ये नौकर है पुरी नुका राजू, इससे कुछ पैसे ले लिए थे, उधार ले लिए थे पैसे कुछ। अब पता नहीं कैसी सिचुएशन रही होगी कि दीवान साहब की बेटी है, पकाला नारायण स्वामी की वाइफ है, और दीवान साहब के पियोन से पैसे उधार लिए। जो भी सिचुएशन रही हो हमें नहीं पता, बट उन्होंने पैसे उधार लिए थे। अब ये जो पियोन है दीवान साहब के, ये उनसे पैसे अपने मांगते थे बार बार, तो वो पैसे तो वापस नहीं कर पा रही थी। तो इसकी ससुराल थी बेरहामपुर, बेरहामपुर नाम की जगह है, यहां पर इसके ससुराल है, जहां पर ये पकाला नारायण स्वामी रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, दीवान साहब की बेटी के साथ रहता है। पर ये बात है 20 मार्च की, 20 मार्च 1937। इस दिन ये जो ये पियोन है दीवान साहब का, इसको एक अनसाइंड लेटर रिसीव होता है। एक पत्र लिखा हुआ है, उस पर किसी के साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, वो इसको पियोन को रिसीव होता है। और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आप बेरहामपुर आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। तो ये लेटर मिलता है, उसको थोड़ा खुश होता है कि यस मेरे पैसे वापस आने वाले। ये बात अपनी पत्नी के साथ वो शेयर कर लेता है, अपनी वाइफ को दिखाता है कि देखो ऐसा ऐसा लेटर आया है, और बताता है कि मुझे पैसे लेने जाना है। तो ये चला जाता है अपनी पत्नी को ये बोल करके मैं पैसे लेने जा रहा हूं। लेकिन एक दो दिन बाद ही इस व्यक्ति की कई पार्ट में कटी हुई डेड बॉडी मिलती है। और वो डेड बॉडी मिलती है, एक स्टील का ट्रंक है उसमें पड़ी हुई मिलती है। और वो स्टील का ट्रंक रेलवे के कोच में है, रेल के एक डिब्बे में है। और रेल कहां पर है? पुरी रेलवे स्टेशन पर। थोड़ा सा आपको ना पिक्चराइज करना है।
और बहुत ही पेशेंटली आप ये वीडियो देखना दोस्तों, भागम भाग बिल्कुल मत करना। एटलीस्ट कन्फेशन के लिए जो पहली 2-3 वीडियो होंगी, इन्हें आप पेशेंटली देखिए। उसके बाद चाहे आप स्पीड बढ़ा के देखिए, जल्दबाजी में स्किप करके देखिए, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे देखना पसंद करेंगे। बट मेरी एडवाइस है कि आप एटलीस्ट ये 2-3 वीडियो, जहां मैं 3 स्टोरी आपको सुनाऊंगा, वो 3 की 3 स्टोरी आपके माइंड पे बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। आप चाहे किसी को ये स्टोरी सुनने के बाद सुनाना, चेक करना कि आपको ये स्टोरी रटी है या नहीं रटी है। और ये स्टोरी ही आपको हेल्प करेंगी कन्फेशन को समझने में। देखिए, जब ये पियोन की डेड बॉडी मिली पूरी रेलवे स्टेशन पर, रेल के डिब्बे के अंदर स्टील के ट्रंक में रखी हुई, मल्टी पार्ट में कटी हुई थी, तो यहां एक केस रजिस्टर करती है पुलिस, और वो केस रजिस्टर करती है काला नारायण स्वामी के अगेंस्ट, इसकी वाइफ के अगेंस्ट, इसकी वाइफ के भाई के अगेंस्ट भी केस रजिस्टर होता है, और पकाला नारायण स्वामी का एक क्लर्क है। ये 4 लोगों के अगेंस्ट केस रजिस्टर हो जाता है मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 120 बी आईपीसी, और मर्डर के लिए 302 आईपीसी, जो आज की डेट में 103 बीएनएस है, और कॉजिंग एविडेंसेस डिसअपियर 201 सबूत नष्ट करने के लिए। ये 3 धाराओं में केस इनके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट भी कर देती है, और पुलिस प्रूव करना चाहती है इसके कन्फेशन को। इसने कन्फेशन क्या किया था, ये जो कन्फेशन किया है, इसके शब्दों को आपने ध्यान से सुनना है और आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके एक एक शब्द को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, और बल्कि नोट कर लो, और जैसे लिखा है वैसे ही नोट करना दोस्तों। क्योंकि कन्फेशन की एक खासियत है कि अगर एक शब्द भी आपने इधर उधर किया तो उससे मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो पहला 3 सेंटेंस उसने एक्सेप्ट किए दोस्तों, 3 सेंटेंस। 3 सेंटेंस में कितनी बातें आ जाती हैं वो देखना। पहला सेंटेंस कि पाकाला नारायण स्वामी ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो पियोन कुरीनुका राजू इसके यहां पर आया था। ये पाकाला नारायण स्वामी कन्फेस्ड द डिसीज्ड हैड कम टू हिज हाउस on the evening of 21st March 1937। ऐसा इसने एडमिट किया, मृतक 21 मार्च की शाम को उसके घर आया था। पहला एडमिशन, एक फैक्ट एडमिट कर लिया, कन्फेशन है ये उसका, ध्यान देना। और आप एडमिशन को भी ध्यान में रखना कि हर वो स्टेटमेंट जिसमें किसी फैक्ट को एडमिट कर रहा है ये व्यक्ति, वो एडमिशन है। और अगर वो एडमिशन एक ऑफेंस को कमिट करने का है तो कन्फेशन है। अभी इतनी सी बात समझ लो, आगे डिटेल में और बताऊंगा। दूसरा जो उसने फैक्ट एडमिट किया वो था ही मींस वो पियोन, वो डिसीज्ड जिसकी डेथ हो गई है, ही स्लेप्ट इन वन ऑफ द आउट हाउस रूम्स फॉर द नाइट। जो उसका घर है, उसके घर के बाहर कुछ रूम्स बने हुए हैं, उन रूम्स में से एक रूम में वो व्यक्ति उस नाइट को, 21 मार्च की नाइट को सोया था। वह उस रात घर के बाहर बने कमरों में से एक कमरे में सोया था, 21 मार्च की रात। दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस नोट कर लो आप, थोड़ा साइड में ही हूं मैं। ही लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द 22nd March 1937 बाय पैसेंजर ट्रेन। तीसरा सेंटेंस उसने एडमिट किया कि वो डिसीज्ड मृतक 22 मार्च की शाम को पैसेंजर ट्रेन से यहां से चला गया था। आप ये 3 सेंटेंस नोट कर लो, और ये हैं तीनों सेंटेंस कन्फेशन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा पुलिस ने कहा, और पुलिस ने कहा कि इसको एडमिट करते हुए इनके अगेंस्ट चार्ज लगा दिया जाए।
आगे मैं जाऊं इस पे कि क्या हुआ इस केस में, इससे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो सेंटेंसेस पकाला नारायण स्वामी ने बोले, इनको पुलिस कन्फेशन क्यों कंसीडर कर रही थी। 1937 की बात है दोस्तों। इंडियन एविडेंस एक्ट कब लिखा गया? 1872 में। उसके काफी सालों बाद, लगभग 60-65 साल के बाद का केस है। और क्यों कंसीडर किया जा रहा है कि ये एक कन्फेशन है? अदरवाइज आप एक कॉमन सेंस से आप सोचिए, जो मेन डेफिनेशन आपने आज तक पढ़ी कन्फेशन की, कि किसी व्यक्ति ने किसी अपराध को करना एडमिट कर लिया है। एनी पर्सन हैज एडमिटेड दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। उसने कोई अपराध किया है, ऐसा उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको कहा जाता है कि ये कन्फेशन है, संस्वीकृति है। आप इन सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप कॉमन सेंस से सोचिए कि क्या ये कन्फेशन है, और कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है। अभी मैं लॉ पर बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अभी आपकी कॉमन सेंस जानना चाहता हूं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको कन्फेशन लगता है या नहीं लगता है। वीडियो को तो लाइक कर ही दो यार, कमेंट तो आप करते ही रहते हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें प्रीवी काउंसिल का डिसीजन आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उस समय प्रीवी काउंसिल का डिसीजन आया। और पहली बात तो एक ब्रीफ बता दूं मैं आपको कि जो सब डिविजनल कोर्ट थे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कहा कि इसमें चार्ज नहीं बनता है। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, चारों के चारों को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद में कोर्ट ऑफ सेशन सेशन जज साहब ने इनको सो काज नोटिस इशू किया, चारों लोगों को, कि क्यों ना आपको ट्रायल के लिए कमिट कर दिया जाए, आपके अगेंस्ट ट्रायल चलाया जाए। उस समय कौन सी सीआरपीसी थी, कौन सी सीआरपीसी यूज करी होगी उन्होंने? 1898 वाली सीआरपीसी यूज करी। और इन्होंने जब शोकाज नोटिस दिया, उसका जवाब आया, तो उसके बाद इन्होंने 2 लोगों को ट्रायल के लिए कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन। मर्डर का केस था, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था। तो इस पकाला नारायण स्वामी को और उसकी पत्नी को, दोनों को ट्रायल के लिए कमिट कर दिया, और ट्रायल शुरू हो गया कोर्ट ऑफ सेशन में। फाइनली कोर्ट ऑफ सेशन ने इनको सजा सुना दी, डेथ पेनल्टी सुना दी, केवल एक को, पकाला नारायण स्वामी को। इसकी वाइफ को सभी चार्जेस से बरी कर दिया। अब यह मामला गया प्रीवी काउंसिल के पास। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या डिसीजन किया? प्रीवी काउंसिल ने कहा, अभी मैं आपको इतना बता दूं कि प्रीवी काउंसिल ने इसकी जो कन्विक्शन थी, इसको जो सेंटेंस सुनाई गई थी, उसको अपहेल्ड किया, उसने उसको कंटिन्यू रखा। क्या उन्होंने डिस्कशन किया, किस पॉइंट को एविडेंस माना, किसको नहीं माना, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सब बातें जो कही पकाला नारायण स्वामी ने, इसको पुलिस या कोर्ट कन्फेशन क्यों मान रही थी। उसके लिए सबसे पहली जो डेफिनेशन है कन्फेशन की, सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है, उसके आधार से हम चलना शुरू करेंगे। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट आया था 1872 में। मिस्टर स्टीफन साहब हैं, जेम्स स्टीफन, जिन्होंने ये लिखा था। और इसके आगे 1899 में उन्होंने अपनी ये डाइजेस्ट बुक लिखी थी, डाइजेस्ट लॉ ऑफ एविडेंस, रिटन बाय जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। इस बुक में उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा 21, और आर्टिकल 21 का हेडिंग था कन्फेशन डिफाइंड। जिस तरीके से सेक्शन नंबर 17 का हेडिंग है एडमिशन डिफाइंड, आज की डेट में सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है एडमिशन डिफाइंड। इसी तरीके से इन्होंने लिखा कन्फेशन डिफाइंड, और क्या डेफिनेशन दी। लेकिन आप ध्यान देना,
आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्टीफन जी ने 1872 में नहीं रखी। इवन देन अपनी डाइजेस्ट में ये डेफिनेशन उन्होंने दी है, और डेफिनेशन कहती है अ कन्फेशन इज एन एडमिशन। अ कन्फेशन इज एन एडमिशन, संस्वीकृति एक स्वीकृति ही है, बट मेड एट एनी टाइम। एट एनी टाइम को थोड़ा सा अंडरलाइन करना, मैंने अलग कलर में लिखा है। A confession is an admission made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed crime. ऐसा एक स्वीकृति की है ऐसे पर्सन ने जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई आरोप लगाया गया है, और वो स्वीकृति क्या करती है, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो काम करती है। एक काम तो ये कि उस स्वीकृति में स्टेटिंग दैट ही हैज कमिटेड क्राइम, सीधे सीधे उन्होंने अपनी स्वीकृति में कहा है कि मैंने क्राइम किया है। और दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर सीधे सीधे नहीं कहा तो जो कुछ उन्होंने कहा है इस एडमिशन में, ये एडमिशन सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड क्राइम। ये एडमिशन ऐसा है जो एक अनुमान देता है कि यस ही कमिटेड क्राइम, इसने अपराध किया है। तो यहां पर देखा आपने कन्फेशन में दो पार्ट हैं, दो पार्ट में से दोनों पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर आ रही है। उससे पहले आप देखिए एट एनी टाइम, ये तीन वर्ड मैंने येलो कलर में लिखे थे और आपको अंडरलाइन करने के लिए भी कहा था। तो एट एनी टाइम का मीनिंग क्या निकलता है भैया? एट एनी टाइम मतलब ये सपोज 21 मार्च की नाइट को, सपोज अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 21 मार्च की नाइट को ये ऑफेंस हुआ, ये क्राइम हुआ। तो इस 21 मार्च की नाइट से पहले, 21 मार्च की नाइट से पहले कोई एडमिशन किया था पाकाला नारायण स्वामी ने, ध्यान देना। और उसमें देखो 21 मार्च को तो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस होने से पहले तो कोई भी ये आदमी एडमिट नहीं कर सकता कि मैंने क्राइम कर दिया है। ये तो एडमिशन, डायरेक्टली एडमिशन, ये तो केवल और केवल क्राइम करने के बाद ही कर सकता है कि मैंने क्राइम किया है। लेकिन एट एनी टाइम क्राइम करने से पहले एक ऐसा एडमिशन करता है जो एक ऐसा इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है कि इसने क्राइम किया है। तो यहां पर अब ये एट एनी टाइम, क्या ऑफेंस होने से पहले का भी एट एनी टाइम इंक्लूड है क्या एट एनी टाइम में, या फिर ऑफेंस होने के बाद का है ये एट एनी टाइम? यहां कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है उन्होंने कि भैया ये ऑफेंस होने के बाद का है या ऑफेंस होने से पहले का है। लेकिन आप अगर देखें कि ऑफेंस होने से पहले डायरेक्ट तो एडमिशन नहीं हो सकता, बट हाँ कुछ ऐसे एडमिशंस हो सकते हैं जो ऐसा आभास कराएंगे कि हाँ इसने क्राइम किया है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है ए, इसने चार्ज है इसके ऊपर कि इसने बी का मर्डर किया है, बी का मर्डर हुआ है, ए ने मर्डर किया है, ए के ऊपर चार्ज है। अब ए के अगेंस्ट एक पुलिस एक कन्फेशन, ए का कन्फेशन लेकर आती है। क्यों कन्फेशन कह रहा हूं, देखिए क्या क्या बातें ए ने एडमिट करी थी क्राइम करने से पहले, इसकी डेथ होने से पहले ए ने क्या क्या एडमिट किया था। किसी से भी किया, लिखित में किया या किसी व्यक्ति से किया या कागज पर लिखकर अपनी पॉकेट में रख लिया या अकेला अकेला ही बड़बड़ा रहा था, कुछ भी कर रहा था, मटरिंग कर रहा था, जो भी कर रहा था, बट उसने कहीं ना कहीं ये एडमिशन किया कि नंबर एक बात
कि मेरी एनिमिटी थी बी से, नंबर एक बात। नंबर दो, एनिमिटी होने के कारण मेरी इलविल पैदा हो गई थी मेरे मन में, मेरा एक मेंसरिया क्रिएट हो गया था कि मुझे इसे मारना है। इसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने एक नाइफ लिया, खरीदा किसी दुकान से, और कहता है कि भैया मैं इस नाइफ के साथ इस व्यक्ति के घर भी चला इसे मारने की। इतनी सारी बातें ए ने एडमिट कर ली। अब इसके बाद डेथ होगी, इसके बाद डेथ होगी। अगर ये करेगा तो ए करेगा, हो सकता है कि बी की डेथ पहले भी हो जाए। जब ये गया तो हो सकता है कि बी मरा हुआ मिले इसको, क्योंकि चार्जेस ए के ऊपर हैं, तो इसलिए अब ये मान रहे हैं कि ऐसा सब कुछ इसने बोला है, और ये जो कुछ इसने बोला ये एक एडमिशन है। एडमिशन है या नहीं? बिल्कुल एडमिशन है। चाहे ये दूसरी सेक्शंस में भी रेलेवेंट होगा, चाहे उसकी ये प्रिपरेशन रेलेवेंट हो सकती है, चाहे ये कंडक्ट के रूप में एडमिसिबल हो सकती है, रेलेवेंट हो सकती है, एडमिसिबल नहीं रेलेवेंट बोलेंगे, रेलेवेंट हो सकती है, बट स्टिल एडमिशन है, स्वीकृति है किसी फैक्ट की। और ये स्वीकृति ऐसी है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करती है, ऐसा इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है, ऐसा आभास कराती है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, क्योंकि ये ऐसे एडमिशंस हैं कि ऐसा आभास कराती हैं कि बी का मर्डर ए ने ही किया है। तो इसलिए जो स्टीफन साहब की डेफिनेशन है उसके आधार पर ये ए का कन्फेशन हो गया। क्या हो गया? ए का कन्फेशन हो गया कि इसने एडमिट कर लिया है कि इसने बी का मर्डर किया है। ऐसे ये सर्कमस्टांसेस इसने एडमिट कर लिए। अगर मान लो कि स्टीफन साहब की डेफिनेशन में से ये वाला पार्ट हटा देते हैं, एडमिशन सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम, अगर ये वाला पार्ट हटा दिया जाए तो क्या अभी भी जो कुछ ए ने बोला, क्या वो अभी भी कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा? अब तो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि केवल एक फ्रेज बचती है यहां पर। इस स्टीफन साहब की डेफिनेशन में कितनी फ्रेज हैं? 2 फ्रेज हैं। एक ऐसा एडमिशन जिसमें यह कहा गया कि उसने क्राइम किया है, तो इसने सीधे सीधे गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको तो कन्फेशन कहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स को उसने एडमिट किया। इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट मतलब कि उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ये इस केस में उसके अगेंस्ट पढ़े जा सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स को उसने एडमिट कर लिया दूसरे पार्ट में। और ये जो एडमिशन है ये कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस सजेस्ट करते हैं कि यस ही कमिटेड द क्राइम। तो 2 क्लॉज हैं, 2 फ्रेज हैं यहां पर। तो दूसरी फ्रेज को अगर हटा दिया जाए तब तो जो ए ने जो कुछ भी बोला वो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन यही रह जाता है कि एक्चुअल में कन्फेशन की डेफिनेशन में ये दोनों क्लॉज शामिल हैं या कोई एक ही क्लॉज शामिल है ये वाली, या कुछ और कहानी है। तो इसके बारे में जो फिप्सन है उसकी एक बुक देखेंगे आप, फिप्सन बुक है लॉ ऑफ एविडेंस। वहां पर यह कहा गया कि इस एट एनी टाइम में ना, अगर इसको आपने पहले भी मान लिया और कमीशन के बाद भी मान लिया तो ये तो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, जो ऐसा पॉसिबल होता दिख नहीं रहा। उन्होंने यही कहा है कि अगर क्राइम से पहले कुछ भी अगर इसने एडमिशन किया है तो वो इंटेंशन शो कर सकता है, वो मोटिव शो कर सकता है, कुछ और शो कर सकता है, बट ये कन्फेशन नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि उसने कन्फेशन को ऐसा एडमिशन किया है जिसमें गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि यहां पर जो एट एनी टाइम वर्ड्स यूज हुए हैं ना,
ये टाइम केवल और केवल डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन में, स्टीफन की डेफिनेशन में ही, ये केवल और केवल आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस ही रेफरेंस निकाला जाएगा इसका, और कोई रेफरेंस नहीं निकाला जा सकता। इन्होंने, फिप्सन ने अपने कमेंट्स में, अपनी बुक में ऐसा इन्होंने लिखा है। अब अब बात ये आती है कि भैया आपने देखा कि डेफिनेशन में 2 क्लॉज, अब दूसरी जो क्लॉज है उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर किया प्रीवी काउंसिल ने 1939 में, और इस केस में किया पकाला नारायण स्वामी। और क्या कंफ्यूजन दूर कर दिया? इन्होंने सिंपल कहा है कि वो जो सजेस्ट करने वाली बातें हैं ना, वो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब इस पकाला नारायण स्वामी की कहानी को मैं नेक्स्ट वीडियो में, किस किस कोर्ट ने क्या कहा, प्रीवी काउंसिल ने क्यों ऐसा कहा कि सेकंड क्लॉज जो स्टीफन ने लिखी है, एक्चुअल में स्टीफन द्वारा लिखी गई डेफिनेशन को पकाला नारायण स्वामी में प्रीवी काउंसिल ने एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि देखिए इंग्लैंड में अभी भी यही डेफिनेशन मानी जाती है, इसीलिए उन्होंने अलग अलग रखा है, एडमिशन को अलग रखा है एंड कन्फेशन को अलग रखा है। वो कहते हैं एडमिशन आर इन ओनली सिविल लॉ, सिविल मैटर्स, एंड कन्फेशंस आर इन क्रिमिनल मैटर्स। तो दोनों को अलग अलग रखा है। तो इंग्लैंड के लॉ में और इंडियन लॉ में थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। तो ये पकाला नारायण स्वामी की स्टोरी को आप लिख लो, अपने दोस्तों को सुनाओ, आप रट लो इसको। इसके जो वर्ड्स हैं पकाला नारायण स्वामी के, जिनको कन्फेशन कहा जा रहा है, वो वर्ड्स आपको रटे हुए होने चाहिए। अब नेक्स्ट में एक और स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद एक और स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप इन 3 स्टोरीज को रट के रखेंगे तो कन्फेशन के मामले में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों स्टोरी, ये 2-3 वीडियो आप रिसेंटली जरूर देखिए। तो यहां पर आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो लाइक करिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मेरी जो वीडियो आएंगी, पहले 12 घंटे तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग देख सकते हैं इसको। उसके बाद केवल और केवल वो लोग देख पाएंगे जो मेंबर होंगे मेरे चैनल के। और मेंबर होने के लिए मेरे चैनल के लोगों के साथ, जब वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल के लोगों के साथ में ज्वाइन लिखा हुआ होगा, ज्वाइन। तो जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तब आप मेंबर बनेंगे, और 12 घंटे के बाद केवल और केवल मेरी वीडियोस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देखनी है, आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप मत करिए, आप पहले 12 घंटे में ये वीडियो देख लीजिए, आराम से आप नोट कर लीजिए सारी बातें उसमें से। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।